क्या आपने कॉन्डम्स के बारे में सुना है? या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, यानी कि फीमेल्स, अगर मान लो कोई ऐसी फीमेल है जो कि अपना जो चाइल्ड है वो बियर नहीं करना चाहती, यानी कि वो चाहती नहीं कि प्रेग्नेंट हो, तो क्या किया जाए? ऐसे इसका सॉल्यूशंस क्या है? किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी डिसीज होती है ना जो रिप्रोडक्शन, मतलब जब सेक्सुअल एक्ट करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उसके कारण ये फैलती है, तो उसको हम एसटीडी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यही वाला पोर्शन आता है पूरा का पूरा, और इसको आप क्लास 12th में एकदम डिटेल में अच्छे से चैप्टर पढ़ने वाले हो। बट यहाँ पे हमें ऊपर ऊपर से देखना एसटीडी क्या होता है बेसिकली। एसटीडी वो नहीं, फोन करने वाला एसटीडी नहीं। हो सकता है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। इसको वीडी भी कहा जाता है, वीडी नॉट वीडी, वीडी यानी वनरल डिसीजेस। एसटीडी और वीडीज क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं या वनरल डिसीजेस होते हैं, स्प्रेड करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगेंगे ये सेक्सुअल एक्ट की वजह से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल एक्ट की वजह से जब एक पर्सन से दूसरे को वो डिसीज फैलती है तो उसको हम कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब ये दो तरह की है, बैक्टीरियल और वायरल। एनसीईआरटी आपके लेवल पे इतना ही है, बैक्टीरियल और वायरल। जो बैक्टीरिया से होती है वो बैक्टीरियल डिसीज है, जो वायरस से होती है वो वायरल डिसीज है। बैक्टीरिया से कौन सी होती है ये भी याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना। बैक्टीरिया से होती है गोनोरिया, गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस, ये बैक्टीरिया से होती है। सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनोमा पैलिडियम से होता है। मतलब आपको बैक्टीरिया के नाम याद नहीं रखने, ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि मैं जो डिसीज बता रहा हूं कि बैक्टीरियल कौन सी है, गोनोरिया और सिफिलिस है। एंड वायरल डिसीज की बात करें तो एक तो वायरल, वायरल व, और व से स्टार्ट हो रहा है वार्ड्स, वार्ड्स डिसीज का नाम क्या? वार्ड्स, वार्ड्स बोलते हैं। और एक और डिसीज जो बड़ी भयंकर है, जो अगर किसी बंदे को हो गई तो उसको मरना ही है, उसका मरना तय है। वो कौन सी डिसीज है पता है? बड़ी भयंकर डिसीज है, एचआईवी एड्स बोलते हैं उसको। एचआईवी एड्स फुल फॉर्म क्या है इसकी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिख दूं क्या कहीं पे? देखो लिख देता हूँ। एचआईवी की जो फुल फॉर्म है वो है, मतलब वायरस का नाम है, इसको पूरा डिसीज जो, इसको एड्स भी बोल सकते हैं हम सिंपली, बट ये एचआईवी वायरस की वजह से होती है। ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इसका मतलब समझाता हूं मैं अभी। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि ऐसा वायरस है ना, ये बेसिकली इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। अब इम्यूनिटी इफेक्ट हो गई तो इस बंदे के साथ में देखो, एक्चुअल में वायरस की वजह से ये नहीं मर रहा है, वायरस ने जो कर दिया हरकत उसकी वजह से मर रहा है। यानी कि उसने इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर दिया, इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया। तो अब खांसी जुकाम भी होगा ना, बैक्टीरिया छोटे मोटे जो आएंगे उससे भी वो बंदा झेल नहीं पाएगा अपने आप को कंट्रोल, मतलब एक तरह से इम्यून नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी को। यानी वहां पे चांस है कि उसकी डेथ होनी है और होती है, आज नहीं तो कल डेथ होती ही एचआईवी एड्स वालों की। अब एड्स जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं ध्यान से, तब समझ आएगा कि एड्स क्या होता है। एक्वायर्ड यानी कि आपने उधार लिया है, मतलब आपने एक तरह से वो डिसीज अपनी जिंदगी में लिया है। ऐसा नहीं कि आपको बचपन से थी, नहीं, आपने जन्मजात नहीं थी वो डिसीज, आपने ना उसको खुद लिया। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपने सेक्सुअल एक्ट करा अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, या फिर कोई ब्लड, मतलब बहुत इसके रीजंस होते हैं। जैसे मान लो किसी ने, डॉक्टर ने किसी का ब्लड किसी को चढ़ा दिया और उसको जो सीरीन, मतलब जो सुई है उसको धोया ही नहीं, या फिर उसको स्टेरिलाइज नहीं करा, स्टेरिलाइज्ड यानी कि उसको साफ करना, वो अगर नहीं किया तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे रीजन है इसके, बट मेनली जो रीजन है ना वो सेक्सुअल एक्ट होता है कि अगर एक दूसरे से सेक्सुअल एक्ट करे जा रहे हैं बिना फालतू के, तो ये डिसीज फैलती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड यानी उसने अभी एक्वायर करा, इम्यूनो यानी इम्यूनिटी से रिलेटेड, डेफिशिएंसी यानी कमजोरी, सिंड्रोम यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स जब एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे जब बीमारी की जो पहचान है, फॉर एग्जांपल सिंड्रोम यानी कि आप ये कह सकते हो इम्यूनिटी कमजोर हो गई और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर खराब हो गई। तो ये जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स के कलेक्शन को हम कहते हैं सिंड्रोम। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, बट अभी तक तो पूछा नहीं, बट जनरल नॉलेज के लिए याद रख भी ले तो क्या दिक्कत है। और वायरल डिसीज कौन सी है? वायरल तो बात कर ली हमने, ठीक है। अब देखो जो कॉन्डम्स है ना वो प्रिवेंट कर सकता है इस ट्रांसमिशन को, मतलब एसटीडी का जो ट्रांसमिशन होता है, एक बंदे से बीमारी दूसरे दूसरे को लगती है, दूसरे पर्सन को बीमारी होती है सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से जो होती है, इसको प्रिवेंट कर सकता है अगर वो बंदा कॉन्डम यूज करे तो। यानी अगर कॉन्डम यूज करेगा और फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा तब बहुत कम चांस है कि एसटीडी हो। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कॉन्डम यूज करके मतलब उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, नहीं, ये मतलब नहीं है।
क्यों? क्योंकि कॉन्डम जो है वो कुछ हद तक 100% सेफ नहीं है, कुछ हद तक एसटीडी को प्रिवेंट कर सकता है। यहाँ पे लिखा है देखो, कॉन्डम कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन सम एक्सटेंट, हद तक, कुछ हद तक, कुछ हद तक। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा पूरा कंट्रोल कर लेगा, कुछ हद तक ही कंट्रोल कर पाएगा। एंड कॉन्ट्रासेप्शन एक वर्ड आता है एनसीईआरटी में, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? तो यार देखो, बहुत सारे मेथड है, फीमेल्स या फिर मेल्स के द्वारा भी ऐसा करा जाता है, कुछ मेथड यूज करे जाते हैं कि उनको अगर बेबी नहीं चाहिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी ने मैरिज करी, तो अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको वो चाहता है कि अभी फॉर एग्जांपल मेरी जॉब लग जाए, 1-2 साल बचे हुए हैं, तो 1-2 साल बाद बेबी करेंगे, है ना, बट सेक्सुअल एक्टिविटी तो करनी है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सके बट उन्हें बेबी नहीं चाहिए, तो मेथड, ऐसे मेथड जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके, प्रेगनेंसी ना हो, ऐसे मेथड जिसको हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी, मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? मेथड्स, कुछ मेथड है जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, सवाल ये उठता है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, क्या इसके पीछे और कोई रीजन है कि क्यों किया जा रहा है कॉन्ट्रासेप्शन? व्हाई कॉन्ट्रासेप्शन? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई कॉन्ट्रासेप्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई कॉन्ट्रासेप्शन इज डन। कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करने के 3 रीजन है, उसके पीछे 3 रीजन है जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा गया है। तो क्या रीजन है? पहला रीजन है मेंटेन करना है पॉपुलेशन साइज को, मतलब अगर किसी को चाइल्ड नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो कोई उसने अपनी जिंदगी में सोचा कि बच्चे 2 ही अच्छे, है ना, तो क्या होगा, वो ना 2 बच्चे ही करेगा एंड तीसरे पे वो कॉन्ट्रासेप्शन को ले लेगा। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? अगेन वही प्रेगनेंसी अवॉइड करेगा ना, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड को यूज करेगा। एक फॉर एग्जांपल बच्चे बंद होने का ऑपरेशन करवा लेते फीमेल्स, मेल्स तो नहीं करवाते हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों नहीं, जबकि मेल्स का भी होता है ऑपरेशन, बट मेल्स करवाते नहीं है। फीमेल्स का ऑपरेशन कराया जाता है बच्चे बंद करने का, बेसिकली फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, आगे समझाऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो एक चीज ये हुई कि अगर चाइल्ड नहीं चाहिए, अनवांटेड चाइल्ड, अनवांटेड यानी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं ऐसा चाइल्ड आने वाले टाइम में, तो 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो उसके लिए पॉपुलेशन साइज जो है वो पॉपुलेशन का मेंटेन हो पाएगा, ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन बढ़ते जाए। एंड दूसरा, टू मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए। सपोज एक सिचुएशन लेकर के चलते हैं कि जुड़वा हो गए, और होते भी है घरों में, और जहां जुड़वा होते हैं ना वहां के जो पेरेंट्स होते हैं, अगर मतलब वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते, एकदम फाइनेंशियली मतलब लो है, एकदम कम पैसे वाले, तो उनका चेहरा हमेशा दुखी रहता है। क्यों? देखो, रीजन ये है कि जुड़वा है, इसका मतलब सेम क्लास में होंगे, इसका मतलब सेम खाने की जरूरत होगी, जितना उसको खाना खाना है उतना उसको भी खाना खाने की जरूरत है ना। और मान लो अब क्या हुआ, दोनों की मैरिज का टाइम आ गया, तो दोनों की मैरिज में मान लो एक बंदे की मैरिज में 10 लाख रुपए लग रहे हैं, एक के 10 लाख लग रहे हैं, तो डबल खर्चा लग रहा है ना, एंड स्कूल की फीस भी डबल जा रही है। स्कूल वाले तो ऐसे नहीं बोलेंगे जुड़वा है तो फ्री पढ़ लो ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए अगर चाइल्ड के बीच में स्पेस को मेंटेन करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक चाइल्ड का जन्म हुआ, वो लड़का है, एंड उसके जस्ट 1 साल बाद एक और का जन्म ले लिया, क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं करी, तो 1 साल के अंदर एक और चाइल्ड रह गया, तो दोनों के बीच में गैप कम है, एक 9th क्लास में तो एक 10th में, एक 11th में तो एक 10th में, ऐसे करके मतलब उनके बीच में कम से कम 2-3 साल का तो गैप होना चाहिए, तभी तो मतलब डिफरेंस आएगा, तभी तो देखा जाएगा कि भाई हाँ अब इस पे खर्चा करना है, अब इस पे खर्चा करना है, ये बड़ा हो गया तो अब इसकी नौकरी के लिए खर्च करना है, तो सबकी की सारी चीजें देखी जाती है, इसीलिए डिस्टेंस रखा जाना चाहिए 2 चिल्ड्रंस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात अभी हमने देखी कि कॉन्ट्रासेप्शन में कॉन्डम्स भी आते हैं, तो कॉन्डम्स जो है वो बेसिकली एसटीडी को प्रिवेंट करते हैं, तो एक और रीजन है इसका कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करने का, एसटीडी प्रिवेंट होता है इससे, ये चीज है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि यार ये कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड क्या ये एक ही तरह के होते हैं, कि एक ही तरह का मेथड है कि किसी ने बोला कॉन्डम यूज कर लो बस? नहीं, अरे नहीं यार, बहुत सारे मेथड है, कम से कम 4 तरह के, इतने सारे मेथड है, इतने सारे एग्जांपल्स है, उसको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। 4 कैटेगरी कौन सी है? नंबर 1 मैकेनिकल या बेरियर मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, बेरियर मतलब रोकना, और हम ना फिजिकल मतलब हम स्पर्म को और ओवम को हमें मीट नहीं करने देना है, मिलने नहीं देना है, स्पर्म यहाँ से आ रहा है मान लो वेजाइना में और ओवम वहां से आ रहा है, तो कुछ ऐसा उसके बीच में लगा देंगे, ऐसा रख देंगे जिसकी वजह से वो मिल ही नहीं पाएगा, तो ऐसा क्या है वो हम देखेंगे। बेसिकली वो कॉन्डम्स भी होते हैं ऐसे, क्योंकि कॉन्डम जो है वो क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप मतलब सीमेन कलेक्ट कर रहे हैं, सीमेन अगर वो कर रहे हैं, इजैकुलेट कर रहे हैं, इजैकुलेट इन द सेंस होता है सीमेन बाहर निकालना, तो किसी ने सेक्सुअल एक्ट किया मान लो, तो सीमेन को इजैकुलेट किया, इजैकुलेट कहाँ हुआ, क्या वो फीमेल बॉडी के अंदर हो गया, तो कॉन्डम्स के अंदर हुआ ना, कॉन्डम जो उसने पहन रखा है उसके अंदर हुआ, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि कॉन्डम में ही सीमेन रह जाएगा, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, और ये फिजिकल बेरियर हो गया, मतलब बेरियर हो गया एक तरह से कि हमें ना
इसके बीच में कोई गैप नहीं है। गैप मतलब अब वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा, सीमेन उसके अंदर जा ही नहीं रहा फीमेल के अंदर। दूसरा मेथड ये है कि हम केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज कर सकते हैं। और तीसरा मेथड ये है कि IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर सकते हैं। आगे समझाऊंगा मैं, फुल फॉर्म भी लिख दूंगा, टेंशन मत लो। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है उसमें कॉपर टी, लिपेज लूप, ये सारी चीजें मतलब यूज करी जाती है, उसको भी हम देखने वाले हैं। और सर्जरी कर सकते हैं, जो बोलते हैं बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करवा लो, सर्जरी यानी ऑपरेशन, हम आम भाषा में ऑपरेशन बोलते हैं इसको हम। तो सर्जरी मेथड है। अब आपको क्या करना है ना, एक छोटा सा काम करना है। एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि जो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके आपको EWS याद रखने हैं। ई यानी एग्जाम्पल्स याद रखने हैं सारे के सारे, कि भाई बैरियर मेथड में क्या आता है और वर्क कैसे करता है वो पता होना चाहिए, इसका वर्किंग पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि यार इनको यूज करने का साइड इफेक्ट क्या है, क्या इनको यूज करने का कोई साइड इफेक्ट भी है। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे मैकेनिकल का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कॉन्डम यूज करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो पैसे लगने हैं 20-30 रुपए, वो तो ठीक है, लेकिन वो साइड इफेक्ट थोड़ी ना है। साइड इफेक्ट क्या है, वो इन तीनों में होता है, जो भी बच गए ना ये तीनों, उनमें साइड इफेक्ट होते हैं। तो एक एक करके मेथड्स को देखते हैं कि यार कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं। एग्जाम में चारों को एक साथ भी पूछा गया है कि फॉर एग्जांपल ऐसे बोला है कि राइट द एनी, या फिर Any3 बोल देंगे या फिर Any4 बोल देंगे, तो 4 ही तो है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि राइट एक्सप्लेन, ऐसे एक्सप्लेन Any3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन योर लैंग्वेज, इन योर टर्म्स, ऐसे करके बोला है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपको DPP में दिख जाएगा, आप जब देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। DPP जरूर सॉल्व किया करो बस। पहला मेथड है बैरियर मेथड, यानी इसमें हमें करना क्या है कि ओवम और स्पर्म को मीट नहीं करने देना, बस ये हमारा मकसद है। एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्डम्स। और ये जो कॉन्डम्स है ना, मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। हम समझते हैं कि फीमेल्स के लिए नहीं होता, बट फीमेल्स के लिए भी होता है। अगर आपको देखना है कि फीमेल्स का कॉन्डम कैसा होता है, आप गूगल पे सर्च कर लेना फीमेल कॉन्डम, तो आपको दिख जाएगा। वो भी देखो, मैं बता ही देता हूँ। देखो, जो मेल का जो कॉन्डम है ना, वो इस तरह से दिखता है। ये मेल का कॉन्डम ऐसे है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आप अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा टेस्ट ट्यूब जैसा, बट टेस्ट ट्यूब नहीं है ये इस तरह से दिखता है स्ट्रक्चर। और ये आगे से थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ये मेल का कॉन्डम है, मेल का कॉन्डम है तो मेल का सिंबल ये रहा। और फीमेल का कॉन्डम कैसा होता है, वो इस तरह का होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर। और ये यहाँ से खुला नहीं है कि आप सोच रहे हो ये खुला है, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो आप जाकर के देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब मेल का जो कॉन्डम है ना, वो पेनिस को कवर करता है। किसको कवर करता है, कवर्स, ये किसको कवर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, पेनिस को कवर कर रहा है। पेनिस, पेनिस कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जो बाहर जो स्ट्रक्चर, जैसे ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, तो ये स्ट्रक्चर जो बाहर आ रहा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम पेनिस बोलते हैं, मैंने समझाया है ना। उसको स्ट्रक्चर को हम एकदम अच्छे से देख चुके हैं, इसीलिए ताकि हम यहाँ समझ पाए। और फीमेल्स का जो कॉन्डम है वो कवर करता है वेजाइना को, वेजाइना कवर करता है, वो वेजाइना को कवर करता है। अब वेजाइना कौन सा हिस्सा होता है तो भी बताया ऑलरेडी। जैसे मान लो ये यूट्रस वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे नीचे जो ये हिस्सा है इसे हम कहते हैं वेजाइना, है ना। यहाँ पे वेजाइना, तो वेजाइना को कवर करता है, क्योंकि वहीं पे तो स्पर्म को डाला जाता है ना, इसलिए। और ये वर्क कैसे कर रहा है, तो मैंने बता दिया कि ये ना प्रिवेंट करेगा, मीट नहीं करने देगा। प्रिवेंट यानी नहीं करने देगा मीट, किसको, स्पर्म और ओवम को मीट नहीं करने देगा, क्योंकि भाई मीट कर ले तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, इसलिए। एंड इसकी एक खास बात है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि MCQ में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन प्रिवेंट STD ऑल्सो। तो ऑप्शन 4 दे दिए, क्योंकि 4 मेथड है, चारों ऑप्शन दे दिए। तो बैरियर मेथड इज द आंसर, यानी STD भी प्रिवेंट कर सकता है। अरे कॉन्डम है तो STD प्रिवेंट करेगा ही, सिंपल सी बात है। दूसरा जो मेथड है वो है केमिकल्स मेथड, यानी कि केमिकल मेथड यानी केमिकल लेंगे। और केमिकल क्या ले सकते हैं, देखो 2 ऑप्शन है। या तो फीमेल जो है वो ओरल पिल्स ले सकती है, ओरल पिल्स यानी मतलब जो मुंह खोल के जो दवाई खाते हैं उसे कहते हैं ओरल पिल्स, जो मुंह से दवाई खाते हैं। और एक होता है वेजाइनल पिल्स, दवाई तो मुंह से ही खाते हैं। एक वेजाइनल पिल्स भी होती है, एक ऐसी गोली होती है जो वेजाइना के थ्रू डाली जाती है, वेजाइना में इंसर्ट करी जाती है। कुछ गोली ऐसी होती है जो वेजाइना में इंसर्ट करी जाती है, उसको वेजाइनल पिल्स कहा जाता है, तो उसका यूज कर सकते हैं। ओरल पिल्स मैंने बता दी जो कि खाते हैं टाइम टू टाइम। अब ये वर्क कैसे करता है वो इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या करता है ये, नंबर 1, या तो ये ओवम को प्रोड्यूस नहीं होने देगा कि भाई ओवम तू प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, तेरे को प्रोड्यूस नहीं होने देंगे, तू प्रोड्यूस होगा ना तो तू आगे जाके फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करेगा। एक काम करते हैं, तेरे को प्रोड्यूस ही नहीं होने देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ना स्पर्म को ही मार देंगे। जो स्पर्म सेल जैसे ही अंदर आया वेजाइना, जैसे मान लो ये वेजाइना वाला हिस्सा, इसके अंदर स्पर्म जैसे ही आया तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हुए वेजाइनल पिल्स से, या ओरल पिल्स भी खा रखा है उसने, तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हुए कि स्पर्म बेचारे मर गए।
वहीं पे ढेर हो गए, मर गए वो। दूसरा ये है, तीसरा वर्क करने का मेथड इसका ये है कि ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है भाई, जब मान लो ओवम और स्पर्म मीट कर गए किसी तरह से, जो वो दवाई है वो काम नहीं करी, ओवम और स्पर्म मीट कर गए, लेकिन तीसरी बार अब इसके पास मौका है कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगा, यानी जो जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो जो यूट्रस की लेयर है, अरे बताया था यार तुम भूल गए क्या लग रहा है, जो यूट्रस की जो लेयर है, एम्ब्रियो आया उसमें धसने के लिए आया ना इसमें, तो ये धसने की जो प्रोसेस है, एम्ब्रियो जब इसमें धसता है जाकर के, तो इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, मैंने बताया था। और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है, इसको इम्प्लांटेशन की प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि जो यूट्रस है वो अच्छा खासा थिक एकदम तैयार बैठा होता है ना, सज धज के एकदम तैयार कि एम्ब्रियो आएगा तो मेरे अंदर घुस जाएगा, इम्प्लांट कर लूंगा उसको मैं। बट प्रॉब्लम यह है कि दवाई खा ली ना ओरल पिल्स या वेजाइनल पिल्स, तो उसकी वजह से यूट्रस इतनी सस्ती हो गई, सस्ती इन द सेंस की इतनी हल्की हो गई, इतनी पतली सी हो गई कि जैसे ही एम्ब्रियो आ रहा है ना इम्प्लांट होने, वो आ रहा है वो धस ही नहीं पा रहा उसके अंदर, वो आ रहा है वो धस ही नहीं पा रहा। तो भाई पतली लेयर है, यूट्रस की पतली लेयर है, वो धस ही नहीं पा रहा उसके अंदर, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो रहा। तो तीन इसके मेथड है। केमिकल मेथड वर्क्स बाय 3 वे। पहला, ओवम को खत्म कर देगा, ओवम को किल करेगा, या स्पर्म को किल कर देगा, यानी मेल गैमेट्स को किल करना। तीसरा, अगर वो हो गया कोई बात नहीं, हो जान दो, लेकिन इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा पूरा पूरा। इसका साइड इफेक्ट है यार, देखो केमिकल्स यूज करते हो तो केमिकल्स का साइड इफेक्ट होता ही है, और मैंने कहा है कि इसका बस साइड इफेक्ट नहीं है, बाकी सबका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है भाई, जो ओरल पिल्स होते हैं ना उसके अंदर हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उसके अंदर, और वो कॉम्बिनेशन बड़े खराब होते हैं। वो केमिकल्स जो ऐसे है ना वो सिंथेटिक है एक तरह से, सिंथेटिक यानी बाहर बनाया उसको, और बाहर जब भी कोई चीज को बनाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि भाई हार्मोन बैलेंस को खराब कर देगा, हार्मोन बैलेंस, पूरा बॉडी का हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी कुछ हार्मोन रिलीज, कभी कुछ हार्मोन रिलीज, कुछ कुछ होने लगेगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी, तो हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन इम्बैलेंस या फिर चेंजेस हार्मोनल बैलेंस, ठीक है। अब ये एसटीडी को नहीं रोक पाता भाई, केमिकल मेथड एसटीडी को नहीं रोक पाता। क्यों? क्योंकि केमिकल्स मेथड है ठीक है, लेकिन वो एसटीडी कर सकता है, वो बैक्टीरिया को खत्म नहीं करता, वो स्पर्म ओवम इन सबको खत्म करता है। मान लो कोई बंदे जो एसटीडी हो रहा है, बैक्टीरियल डिसीज है चाहे वायरल डिसीज है, तो उसके अंदर वो वेजाइना से मतलब इंसर्ट कर ही देगा वो बैक्टीरिया या फिर वायरस। क्यों? क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया को थोड़े ना नष्ट कर रहा है ये केमिकल, इसीलिए केमिकल मेथड जो एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तीसरा मेथड है कि कुछ डिवाइसेस को यूज कर लो, यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यानी अंदर, यूटेराइन यानी यूटेरस, इंट्रा यूटेराइन यानी यूटेरस के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है, कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो मशीनें लगाई जाती है यूटेरस के अंदर, कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने, कॉन्ट्रासेप्शन करना है, कॉन्ट्रासेप्शन अगर करना है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, तो कुछ मशीनें जो लगाई जाती है यूटेरस के अंदर, उसको हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो यार इसके एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल याद रखना, लिपेज लूप और कॉपर टी। अब देखो, जैसे मान लो स्ट्रक्चर है ये अपना, ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे ओवरी होती है, दिस इज ओवरी, इधर ओवरी होती है ना, और ये ऊपर स्ट्रक्चर है, तो और ये यूटरस है। अब होता क्या है कि लिपेज लूप का यूज किया जाता है। लिपेज लूप कैसा होता है, लिपेज लूप ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। तो अब यूट्रस के अंदर इसको डाल दिया, यूट्रस के अंदर इसको डाल दिया, तो अब स्पर्म आएगा, तो भाई अब वो कितनी कोशिश करेगा, इधर से कोशिश करेगा चले जाऊं भाग के, लेकिन फिर इसको ये रोकने वाला हो गया, फिर इधर से जाने की कोशिश करेगा, फिर इसको ये रोकने वाला हो गया, फिर इधर से, मतलब ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कहाँ? फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये पहुंच ही नहीं पा रहा फर्टिलाइजेशन करने के लिए फेलोपियन ट्यूब तक। और दूसरा रीजन ये है कि भाई अब एक बात बताओ, अगर मान लो किसी भी तरह से, मान लो बाय चांस 1% केस अगर पहुंच भी गया, पहले तो पहुंचेगा नहीं, अगर पहुंच भी गया तो क्या वो मतलब आगे आकर के यहाँ पे इम्प्लांटेशन कर पाएगा? क्या एम्ब्रियो वो इम्प्लांट कर लेगा? क्यों? यूट्रस की लेयर तो पतली हो गई, सोचो ना खुद, अगर ये पूरे में ऐसे करके फैल गया तो यूट्रस की लेयर पतली नहीं हो गई, तो कैसे एम्ब्रियो इसमें धसेगा? धस ही नहीं पाएगा, है ना। या फिर इसकी जगह कॉपर टी का यूज किया जाता है, ये तो लिपेज लूप हो गया। अब ये यूट्रस वाला स्ट्रक्चर है, तो देखो कॉपर टी कैसा होता है, बेसिकली टी शेप का स्ट्रक्चर होता है, टी, ये टी शेप है, इसके अंदर ऐसा होता है, देखो ऐसा, इस तरह का होता है, ये टी शेप का होता है, इसलिए इसको कॉपर टी कहा जाता है। यहाँ पे ये कॉपर आयंस का बना होता है, इसके अंदर कॉपर आयंस होते हैं। कॉपर टी क्या करता है, रिलीज करता है कॉपर 2+ आयंस को, कॉपर आयंस को रिलीज करता है बेसिकली, ठीक है। और इसके यहाँ पे धागा होता है छोटा सा। अब ये धागा क्यों होता है, देखो ये कॉपर टी है, अब ये लगा दिया फीमेल बॉडी के अंदर, और यहाँ से ये धागे निकल रहे हैं छोटे छोटे। तो एक्चुअल में होता ही है ना
कॉपर, जैसे फीमेल्स अगर कोई एक्टिविटी करे, मतलब कहीं घूम रही है, जॉगिंग करे, कुछ भी करे, कहीं चल भी रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉपर टी जो है अंदर ना चला जाए, अंदर, या फिर ये घूम ना जाए, इसकी डायरेक्शन घूम ना जाए, कॉपर टी की डायरेक्शन कभी कभी घूम भी जाती है, तो घूम गई तो वो दोनों फेलोपियन ट्यूब को जो इसने ब्लॉक कर रखा है ऐसे करके, वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है ना, तो अब कैसे स्पर्म जा करके फर्टिलाइजेशन करेगा, नहीं कर पाएगा। और ये धागे बाहर क्यों है, ये धागे बाहर इसलिए है ताकि फीमेल्स को बोला जाता है कि टच करते रहो समय समय पर और देखते रहो कि आपका कॉपर टी लगा है कि नहीं। और डॉक्टर्स भी देखते हैं ना अगर कि कॉपर टी है या नहीं, तो वो धागे को चेक करते हैं कि धागा मिल जाएगा, अगर धागा मिल जाता है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ कॉपर टी सही डायरेक्शन में सही जगह पे लगा हुआ है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉपर टी को चेंज करता है, तो धागे के अकॉर्डिंग, धागा इनको डायरेक्शन देता है कि यार कॉपर टी लगा कैसे, किस तरह से लगा हुआ है कॉपर टी, ठीक है। तो स्पर्म तो फर्टिलाइज नहीं कर पाया, और दूसरा एक और ये कॉपर आयंस रिलीज कर रहा है। और कॉपर आयंस ऐसे आयंस होते हैं ना, Cu+ वाले Cu2+, या फिर ऐसे आयंस होते हैं बेसिकली जो ना स्पर्म को मार देते हैं। और स्पर्म को मारना स्पर्मिसाइडल कहलाता है, स्पर्मिसाइडल, किसी भी चीज को खत्म करना साइडल बोलते हैं उसको, और स्पर्म को खत्म कर रहे तो स्पर्मिसाइडल। तो ये वर्क कैसे कर रहा है यार, एक तो वो स्पर्म को रीच नहीं करने दे रहा फेलोपियन ट्यूब तक, कि स्पर्म बेचारा जो है वो रीच नहीं कर पा रहा फेलोपियन ट्यूब तक, और दूसरा इम्प्लांटेशन भी नहीं हो रहा, और तीसरी बात स्पर्म को भी खत्म कर दे रहा है। तो ये 3 तरीके जिससे वो काम करता है। कौन? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये स्पर्मिसाइडल यानी कि स्पर्म को खत्म कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड है स्पर्म को खत्म कर देता है। अब इसका साइड इफेक्ट भी, मान लो कोई चीज आपकी बॉडी के अंदर है ना, तो ऐसा लगेगा खुजली खुजली हो रही है, इचिंग, इरिटेट हो रहा है, मतलब थोड़ा इरिटेशन यानी दर्द टाइप का कुछ हो रहा है हल्का हल्का, तो ऐसा लगेगा ना। तो वही इसके साइड इफेक्ट है कि इचिंग हो सकती है यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर जो है वो इचिंग होगी, यूट्रस यानी बच्चा दानी के अंदर जो है वो खुजली सी होगी थोड़ी। अब देखो जो चौथा मेथड है वो है ऑपरेशन कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड कहा जाता है। मेल्स के लिए अलग होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है, दोनों के लिए अलग अलग सर्जरी होती है। और जो मेल होते हैं ना उनमें एक बात मेरे को बताओ कि जो स्पर्म है वो टेस्टिस से कहा जाता है, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं, जैसे ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस से गया इपिडिडाइमिस में, ये टेस्टिस, टेस्टिस से गया इपिडिडाइमिस में, और इपिडिडाइमिस से कहा जाता था ये वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है ना, वास डिफरेंस, और आगे कई सारे स्ट्रक्चर है। अब इधर से स्पर्म जा रहा है, तो ये एक काम करते हैं, ये करते ये है कि इस यहां से इस ट्यूब को काट देते हैं, इधर भी जो ट्यूब है उसको भी काट देते हैं, पता चले यहां से स्पर्म इधर नहीं जा रहा तो वहां से जाकर के जा रहा है और फिर आगे जाके स्पर्म निकल जा रहा है, ऐसा नहीं करना, उधर के ट्यूब को भी काटना है, यानी इधर भी एक ट्यूब है, इधर भी एक ट्यूब है, टुंग 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 टुंग, इधर भी एक ट्यूब है, इसको भी काट दिया इन्होंने, दोनों ट्यूब को खचैक करके काट दिया इन्होंने, और इसको यहीं बांध दिया, इसको यहीं पे बांध दिया, मतलब इन दोनों को ना टच नहीं करा रहे भाई, टच कराएंगे तो इसके अंदर से स्पर्म नहीं चला जाएगा इसके अंदर ना, स्पर्म को आगे जाने ही दे, उसका पाथ तोड़ दिया, स्पर्म ऐसे जाता आराम से, जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा, उसको ओए अब तू आगे नहीं जाएगा खचैक, तो वो वहीं पे अब स्पर्म आगे नहीं जा पा रहा। हाँ लेकिन इसमें एक चीज ये होती है कि स्पर्म नहीं होगा, ठीक है, क्या सीमेन रिलीज होगा, मतलब सीमेन जो पार्ट होता है व्हाइट कलर का फ्लूइड वो आएगा, हाँ आएगा, क्यों? क्योंकि सीमेन कैसे बना, सीमेन जो है वो 3 ग्लैंड से बना, 3 ग्लैंड तो आगे है ना, तो 3 ग्लैंड जो है वो तो सीमेन बनाएंगे, बट सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि अगर वोसेक्टोमी कर दी तो बंदे के अंदर स्पर्म होगा ही नहीं, हाँ लेकिन सीमेन होगा, सीमेन रिलीज होगा, जैसे वो इजैकुलेशन करेगा तो सीमेन तो होगा। तो वोसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को मैंने काटा, इसको हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं, तो वॉश डिफरेंस को काटना वोसेक्टोमी कहते हैं, और वोसेक्टोमी वॉश डिफरेंस तो मेल के अंदर होता है, तो ये वाली जो प्रोसेस है वोसेक्टोमी वो मेल के अंदर करी जाती है, वॉश डिफरेंस को कट कर देंगे और टाइट कर देंगे। अब दूसरी प्रोसेस है जो कि फीमेल्स के अंदर करी जाती है, फीमेल्स के अंदर क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर, टंग टंग टंग, कान नहीं बना रहा भाई किसी के, देखो ये स्ट्रक्चर है, ये ओवरी, ये ओवरी, ये स्ट्रक्चर, ये यूट्रस, ये वेजाइना, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, बेसिकली ट्यूबेक्टोमी में यहाँ पे ओवम क्या कर रहा था, यहां से यहां जाके फर्टिलाइज कर रहे थे, स्पर्म भी यहां आ रहा था, इन्होंने बोला ले बेटा अब तू जा, इन्होंने इधर से बोला ले बेटा अब तू जा, तो इधर से इन्होंने कट कर दिया और टाइट कर दिया, बांध दिया, लो अब हो ही नहीं सकता, अब करो फर्टिलाइजेशन, बड़े मजे से फर्टिलाइजेशन कर रहे थे ना, अब करके दिखाओ। तो इन्होंने क्या करा,
कि फेलोपियन ट्यूब को काट दिया। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वॉसेक्टोमी में किसको काटते हैं, वॉस डिफरेंस को, और ट्यूबेक्टोमी नाम से पता चल रहा है ट्यूबेक्टोमी यानी फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब को हम इसमें काट देते हैं और वॉस डिफरेंस को काट देते हैं तो वॉसेक्टोमी। और मेल के अंदर वॉस डिफरेंस, फेलोपियन ट्यूब तो फीमेल के अंदर होता है। अच्छा, साइड इफेक्ट भी है इसका कि ये जो गैप रह गया ना, खाली जगह, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो खाली जगह इसके बीच में रह गई है, वहां पे बैक्टीरिया भी तो अपना घर बना सकते हैं कि बोले बैक्टीरिया है, बोले ओ भाई खाली जगह मिल गई, अपना घर बनाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, अपने आपके मतलब रिप्रोड्यूस करो और ज्यादा बढ़ो, अपने नंबर्स को बढ़ाओ और इस पूरी जगह पे इन्फेक्शन कर दो। तो ये इसका मतलब साइड इफेक्ट है कि इन्फेक्शन हो सकता है भाई इसकी वजह से। अब कुछ ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो जो बेबी है वो 2-3 महीने का, या फिर मान के चलो मतलब वो प्रेगनेंसी के बाद 2-3 हफ्ते हो गए उसको, लेकिन अब फीमेल ने डिसीजन लिया कि मुझे इस बच्चे को गिराना है। तो जो बच्चे को गिराने की जो प्रोसेस है वो भी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि ये प्रोसेस क्यों है, कैसे होती है, इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हमें बच्चे को गिराना है तो 12 वीक्स तक ही हम गिरा सकते हैं, यानी कि 3 मंथ होना चाहिए पीरियड। जैसे जब सेक्स करा, जब इंटरकोर्स करा तो उससे 3 महीने का पीरियड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई, उसके 3 महीने तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। क्योंकि उसके बाद ना एक तरह से हम ये कह सकते हैं, एक तो इथिकली ये सही नहीं है क्योंकि अब बच्चा जो है वो जीवित है एक तरह से और उसके ऑर्गन बन गए, एथिकली तो सही नहीं है और मेडिकली भी अच्छा नहीं है ये, क्योंकि ना अब जो बेबी है वो ग्रो करने लग गया है और अगर उसको निकाला गया, उसको मेडिकल टर्मिनेशन करा गया, प्रेगनेंसी अगर रोकी गई, यानी कोई केमिकल्स देके अगर बच्चे को मार दिया गया इस पेट के अंदर ही, तो दिक्कत फीमेल को भी होगी क्योंकि आने वाले जो टाइम है ना उसमें उसका यूट्रस जो है वो काम का नहीं होगा, किसी यूट्रस खराब हो जाएगा, बच्चादानी खराब हो जाएगा, बच्चादानी में सूजन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना इसको 3 मंथ तक ही करा जाता है। जैसे मान लो प्रेगनेंसी, पता चला कि प्रेग्नेंट हो गई वुमन, तो उसके 3 महीने तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब कुछ कुछ ऐसे बेवकूफ होते हैं ना जो पहले ही पता कर लेते हैं कि पेट में फीमेल है, तो वो क्या करते हैं फीमेल को मार देते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। आपने सुना ही होगा इसके बारे में, कन्या भ्रूण हत्या। और आजकल भी होता है, हम सोचते हैं कि ये सरकार ने क्या करा है, इसको ना सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, पहले नहीं पता लगा सकते बच्चे का कि ना सेक्स क्या, मतलब वो बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है पहले पता नहीं कर सकते, ये सरकार ने मना कर रखा है तो सब कुछ ठीक है। भाई नहीं, आज भी किसी किसी जगह पे हो रहा है। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं मेरे को कमेंट में बताना कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी देश में होता है कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि पहले ही पता लगा लिया, एमनियोटिक फ्लूइड चेक कर लिया, यानी जो जो बेबी होता है ना, जो 9 मंथ से पहले जो भी जितने भी पीरियड चल रहे होते हैं उसमें जो बेबी होता है उसके आसपास एक पानी होता है, वो जो पानी है, वो जो फ्लूइड है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बेबी का फ्लूइड होता है, बेबी के आसपास होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसका वो जो फ्लूइड है वो हम कलेक्ट करते हैं थोड़ा सा इंजेक्शन से या कैसे भी करके निकाल लिया और फिर उसको चेक किया, हमने देखा कि उसके अंदर एक्स एक्स है या एक्स वाई है, क्रोमोसोम की बात हो रही है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, एक्स एक्स है या एक्स वाई। अगर एक्स एक्स है तो हम बोलेंगे फीमेल है वो, और एक्स वाई है तो हम बोलेंगे मेल है। किसी किसी कंट्री में इसको बैन नहीं कर रखा है, क्यों, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल पता चल गया कि मेल होने वाला तो लड़का होने वाला है उनका, उनके घर में लड़का होने वाला, तो वो पहले से ही तैयारी करके रखेंगे कि लड़का आएगा तो हम ये करेंगे, उसकी जिंदगी के बारे में पहले से प्लानिंग शुरू कर देंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है, लड़की है तो पहले से ये प्लानिंग हो रही होती है कि इसको जिंदगी में आने से पहले मारा कैसे जाए, है ना, ये प्लानिंग होती है ना। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है बेसिकली हमारे इंडिया में इलीगल है, इलीगल है और प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब कि बैन है, एक तरह से बैन है और होना ही चाहिए। जो इंडिया के लोगों की हरकतें है ना उसके हिसाब से होना ही चाहिए बैन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही सेक्स पता लगा ले, पहले ही पता चल जाए कि क्या है, मेल है या फीमेल है। तो फीमेल फोर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या क्या होता है, किलिंग बिफोर बर्थ, मतलब किलिंग बिफोर बर्थ किसको, किलिंग बिफोर बर्थ टू फीमेल, फीमेल या फिर यू बोलो कि गर्ल चाइल्ड जो है उसको पहले ही मार दिया। फीमेल फुटिसाइड लिखा है ना, पहले ही लड़की को मार दिया, उसको हम कहते हैं फीमेल फुटिसाइड। और यही चीज है जो आपको पता होना चाहिए, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है पहले से ही सेक्स के डिटर्मिनेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना उसी टाइम पे पता चल जाता है कि क्या सेक्स होने वाला है, यानी लड़का होने वाला है कि लड़की, उसी टाइम पे पता चल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यार ये सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, कैसे एक्स एक्स होता है, कैसे एक्स वाई होता है, और ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हर बार लड़की हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या हर बार लड़की हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और अगर मान लो लड़का हो रहा है और हर बार मान लो कोई हर बार लड़का हो रहा है किसी का, तो हम ये बोलेंगे कि फीमेल की अच्छी बात है कि लड़का हो रहा है, इसी का उल्टा लेके चलते हैं।
अगर हर बार लड़की हो रही है किसी घर में, हर बार लड़की हो रही है, तो क्या माँ है उसकी गलती है क्या? ये चीज हमें देखनी है। तो इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, एकदम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हेरिडिटी। इसमें एक साइंटिस्ट आएंगे बड़े कमाल के, ऐसे साइंटिस्ट आएंगे भाई जिनको पूरी जिंदगी क्रेडिट नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला, बट जब मर गए ना तो सब कह रहे वाह भाई ये तो बड़ा महान काम कर गया। तो उनके बारे में भी जानेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग साइंस है, उनका साइंटिस्ट है, उनका नाम मेंडल है। और अब ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया। बस अब हमें एक सेशन और लेना है जिसमें एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमें समझना है कि क्या पूछा जा रहा है उसमें। अब अगर आप रिप्रोडक्शन चैप्टर के बाकी के एपिसोड देखना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो, और अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना बहुत इंटरेस्टिंग तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। और डीपीपी जो सॉल्व करते रहा करो, कोई डाउट तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता रहा करो। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे डीपीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप देखोगे तो। और इस बार डीपीपी में सॉल्यूशन भी मिलना आप शुरू हो जाएगा आपसे, बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन में।